ओके सो जो है हम फॉरेक्स का रिवीजन थे, जो इंपॉर्टेंट जो है छोटी मोटी चीज़ें हैं हम उसको समझते हैं, ठीक है, ताकि जो है आगे का टाइम जो है फर्दर नई जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने में जाए, ठीक है। चलो, तो टी शर्ट जैसे कि भाई एक टी शर्ट 250 की आती है, वो डायरेक्ट कोट है, मतलब कि $1 रुपये के इसमें डॉलर एक ₹60 का डायरेक्ट कोट है। इनडायरेक्ट कोट है अगर होम करेंसी के रिस्पेक्ट में देके रखे तो, ठीक है। चलो, फिर बात आती है कि डायरेक्ट कोड को डॉलर बाय रुपी भी देखे, मतलब रुपी बाय डॉलर है, ठीक है, इसको ऐसे प्रेजेंट होता है। अब यूएसडी बाय आईएनआर मतलब आईएसओ कोड है, तो भैया ध्यान रखना यूएसडी बाय आईएनआर है तो फिर वो ऊपर का है, वो बेस करेंसी हो जाता है। अब जैसे रुपी बाय डॉलर है ना, तो उसमें डॉलर बेस करेंसी लेगा, मतलब कि अगर $1 $60 का $70 का है तो वो डॉलर बेस करेंसी है, ठीक है। तो उसको अब बेस करेंसी देखो, बेस करेंसी के हिसाब से कोड डिसाइड होगा। बेस करेंसी डॉलर है, अच्छा फिर ठीक है, ये तो डायरेक्ट कोड है। यूएसडी बाय आईएनआर, तो इसमें बेस करेंसी आईएनआर मत लेना, इसमें बेस करेंसी यूएसडी जो है न्यूमरेटर वाला साइड, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कोड है। तो इसको करेंसी पेयर बोलते हैं वैसे, ठीक है, इसको करेंसी पेयर बोलते हैं, और इसको कोड्स को आईएसओ कोड बोलते हैं, और आईएसओ कोड का करेंसी पेयर होता है। अगर हम बात करें कन्वर्जन ऑफ करेंसी की, तो चलो ठीक है, ठीक है, तो $1, ठीक है, $1 70 का, तो रेट किसका दे के रखा है, डॉलर का रेट दे के रखा है। और क्या कन्वर्ट करना है हमको, करेंसी भी डॉलर दे के रखी है, तो मल्टीप्लाई कर लो। मतलब कि कन्वर्जन ऑफ करेंसी में ध्यान रखो कि हमको कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, तो हमको ये देखना है कि रेट किसका दे के रखा है, बेस करेंसी किसकी है, और हमारे पास है क्या अमाउंट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, रेट किसका दे के रखा है, रुपये का रेट दे के रखा है कि $1 में 0.0140 है। पर हमको क्या करना है, हमको डॉलर $50 लाख की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे केस में डिवाइड करो, क्योंकि रेट रुपये का है पर करेंसी डॉलर की, ठीक है, ध्यान रखना, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 50,000 डिवाइड करेंगे, तो करो 50,000 डिवाइड बाय 0.0140, ठीक है, तो 3571428 ऐसा आ जाएगा। फिर देखो ये रेट दे के रखा है, €1 का दे के रखा है, और हमको डॉलर में निकालना है, सॉरी रेट जो है, हाँ €1 का दे के रखा है, और हमको जो है रेट डॉलर का दे के रखा है, सॉरी रेट डॉलर का दे के रखा है, 1 सेकेंड। चलो, तो अगर $1 दे के रखा है 1.5235 यूरो है, तो डॉलर का रेट है। अगर हमको कन्वर्ट करना है डॉलर, अब इधर जो है ओके चलो ठीक है, वो यूरो दे के रखा था, राइट, ठीक है, इस क्वेश्चन को ही कट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। येन बाय रुपी का रेट दे के रखा है, ठीक है, बेस करेंसी रुपी है, रुपी ही दे के रखा है, और रुपी ही हमको निकालना है, 5,000 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रेट किसका दे के रखा है और करेंसी क्या है, कन्वर्ट करना है, करेंसी जो हमको कन्वर्ट करना है। आईएसओ कोड देखो, अब आईएसओ कोड आ गया, ध्यान रखना, यूएसडी बाय आईएनआर है, यूएसडी का रेट दे के रखा है, कन्वर्ट क्या करना है हमको, $1 लाख कन्वर्ट करना है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेट क्या है, डॉलर का है, करेंसी क्या है, रुपीज़ में है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक्सेप्शन, आईसीआई एक बार एक्सेप्शन लेकर आ गया था कि आईएनआर बाय जीबीपी। अब आईएनआर बाय जीबीपी है तो कायदे से ये आईएनआर का रेट होना चाहिए, बट इसमें जो है अब आप कॉमन सेंस लगा लेना कि इधर पाउंड है यार, पाउंड का रेट, पाउंड ज़्यादा मजबूत है, तो एक पाउंड में 94.75 रुपीज़ आते हैं, तो इधर जो है जीबीपी का रेट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे केस में जीबीपी का रेट देकर रखा है, तो रेट किसका है, जीबीपी का है, रुपी का नहीं है, जीबीपी का है। डॉलर, ये यूरो भी कन्वर्ट यही करना है, मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरीके से जो हमने जो है फटाफट ये देखा हमने कन्वर्जन ऑफ करेंसी। बिडास्क रेट की बात करें तो रुपये बाय डॉलर है, डॉलर का रेट है 70 और 72, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, 70 में परचेस करेगी, 72 में बेचेगी। तो कस्टमर के एंगल से देखो तो 72 में परचेस करता है, तो उसके लिए वो महंगा है, मतलब कि कस्टमर जब परचेस करेगा तो आस्क पे परचेस करेगा, पर जब बैंक बेचेगा तो आस्क पे बेचेगा। मतलब बैंक के लिए देखो वो सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है, कस्टमर के लिए वो महंगे में खरीदता है और सस्ते में बेचता है, ठीक है। ये बैंक का तो धंधा है ना, इसके लिए धंधा है, पर इसके लिए धंधा नहीं है। तो इसके लिए धंधा है तो सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेगा, और जितने महंगे बेचे तो सामने वाले को महंगे में ही खरीदना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो ठीक है, इसको तो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटलमेंट करने के लिए ये सब करना पड़ता है। बिड और आस्क का डिफरेंस जो होता है वो बिड आस्क स्प्रेड होता है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा भैया रेट किसका देके रखा है और करेंसी किसकी देके रखी है, कन्वर्जन में अपन ऐसा देखते हैं। अब देखो इधर रेट देके रखा है डॉलर, तो रेट किसका देके रखा है, डॉलर। इसमें एक्शन देखते हैं कि जिसका रेट है, एक्शन क्या है, उस रेट के रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में डॉलर दे रहा है तो सेल कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में एक्शन देखते हैं, ठीक है। और फिर रेट डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि आस्क रेट ले, बीट रेट ले, समझ रहे हो, ठीक है। अब इधर बिड आस्क रेट चूज करना है तो ऐसा देखना है, और कन्वर्जन ऑफ करेंसी में डिवाइड मल्टीप्लाई में अलग चीज़ें देखनी है, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई में अलग है, बिड आस्क चूज करने में अलग जाती है सीन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, एक और चीज़ है कि
डॉलर बाय यूरो देख रखा है, यूरो का रेट देख रखा है, ठीक है। 1.5 1.55 तो ऑब्वियसली बात है 1.5 पे लेगा, 1.55 पे देगा। रेट देख रखा है यूरो का। एक्शन क्या है, बैंक का एक्शन अगर बाय है, मैं यूरो को बाय कर रहा हूँ, ठीक है, यूरो के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं तो बाय तो सस्ते में करेंगे, बिड रेट, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो बिड रेट आस्क रेट ध्यान रखना, ठीक है, कि रेट किसका दे के रखा है और करेंसी क्या दे के रखी है, तो इनटू मल्टीप्लाई तब देखना रेट किसका दे के रखा है और एक्शन उस रेट के रिस्पेक्ट में, एक्शन ऑफ रेट क्या है, या एक्शन देख लेना, मतलब सिंपल सी बात है। तो उधर हम जो है बिड आस्क जो है डिसाइड करते हैं, ठीक। चलो अगला, रुपी बाय यूरो है 90.25 90.45 है, ठीक है। तो गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड डॉलर 40,000 रिसीवेबल, तो पर्सन है गुड एक्सपोर्ट कर रहा है तो डॉलर रिसीवेबल है, उसको रिसीव होंगे। हाउ मनी अमाउंट ही विल गेट। अब देखो सबसे पहले हाउ मनी अमाउंट ही विल गेट, सबसे पहले भाई रेट किसका देकर रखा है, डॉलर का। कन्वर्ट क्या करना है, रेट पाउंड का है, कन्वर्ट भी पाउंड करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करना है समझ में आ गया। अब बीट से करना है, आज से करना है, समझो। अब देखो रेट अमाउंट है, ठीक है, रेट यूरो है, ठीक है, रेट यूरो है, करेंसी भी यूरो है, मल्टीप्लाई करना है। बैंक के रिस्पेक्ट में देखे उसको रिसीव होगा, ठीक है, उसको रिसीव होगा, वो बैंक को देगा, तो बैंक बाय कर रही है, तो रेट दे के रखा है पाउंड। अगर हम देखें रेट दे के रखा है पाउंड, एक्शन उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, बाय करने का, तो बाय करने का बिड रेट चूज कर लेना, मतलब मल्टीप्लाई बाय बिड रेट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये बैंक के एंगल से देखने का है हमको, ठीक है। इधर तो चलो ठीक है, रेट और करेंसी हमने मैच करके इंटू मल्टीप्लाई कर लिया, पर ये हमको बैंक के एंगल से देखना है कि बैंक जो रेट देकर रखा है उसके रिस्पेक्ट में एक्शन क्या करती है। जैसे कि येन बाय डॉलर है 125 145, वी वांट टू बाय 2 लाख येन, ठीक है, 2 लाख येन बाय करना है, ठीक है। तो इधर वी मतलब इधर बैंक को बाय करना है 2 लाख येन, तो बैंक को बाय करना है। तो देखो अब हाउ मेनी डॉलर आर रिक्वायर्ड, ठीक है। पहले तो रेट क्या दे के रखा है, डॉलर का दे के रखा है, और करेंसी डॉलर की नहीं दे के रखी, मतलब डिवाइड करने का है, ठीक है। तो रेट करेंसी डॉलर की नहीं दे के रखी है, डिवाइड करने का है। अब ये डिवाइड किससे करे, बिट से करे, आज से करे, तो रेट किसका दे के रखा है, रेट दे के रखा है हमको डॉलर का दे के रखा है, और जो है करेंसी भी जो है, और उस एक्शन के रिस्पेक्ट में हम उसको बाय कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। हम ले रहे हैं बिड पे, ले रहे हैं तो ले रहे बिड पे, तो बिड पे डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 2 लाख को बिड पे कर दो, डिवाइड बाय 125 जीबी पे बाय यूएसडी, ठीक है। तो पाउंड का रेट देख रखा है, आईएसओ कोड याद रखना, ठीक है। अब सेल कर रहे हैं डॉलर, तो डॉलर में कर रहा हूँ सेल, पाउंड का रेट देख रखा है, डॉलर की करेंसी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर तो डिवाइड होगा कि चेंज है, पर पाउंड के रिस्पेक्ट में एक्शन देखो, तो डॉलर बेच रहे हैं तो पाउंड ले रहे हैं, ठीक है। तो जो है पाउंड ले रहे हैं, तो समझो पहले कि वी वांट टू सेल डॉलर 80 के, हाउ मेनी पाउंड रिसीवेबल है, ठीक है। तब देखो, ठीक है, तो हमको सेल करना है डॉलर 80,000, मतलब ऐसा है कि हमको किसी को डॉलर 80,000 देने हैं, ठीक है। तो हम सामने वाले से सामने वाले को पाउंड देंगे, उससे डॉलर लेंगे, फिर हम डॉलर देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से पाउंड हमारा जा रहा है, अब जा रहा है तो जाता है आस्क पे। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो रुपये बाय डॉलर है, एप्रिशिएट हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेप्रिशिएट हो रहा है तो भी जो है इधर डॉलर महंगा हो रहा है और डॉलर सस्ता हो रहा है, तो डॉलर सस्ता हो रहा है 10% से, तो भी मल्टीप्लाई बाय 0.9, और 10% से महंगा है तो 1.1 हो जाएगा, ठीक है। रुपी सस्ता हो रहा है, अब देखो डॉलर महंगा हो रहा है, रुपी सस्ता हो रहा है, तो रुपी सस्ता हो रहा है तो डिवाइड बाय 1.1 मत कर देना, ठीक है। डॉलर महंगा होता है तो इंटू 1.1 कर दिया हमने, ठीक है। पर वो रुपी प्राइस करेंसी ना, रुपये सस्ता हो रहा है तो डिवाइड बाय 1.1 करना, ठीक है। सस्ता हो रहा है रुपी तो उसको डिवाइड बाय 1.1 करना, ऊपर से नीचे जा रहा है तो डिवाइड बाय 1.1, ठीक है। जब भी ऊपर से नीचे मतलब कि इधर यही, जैसे डॉलर सस्ता हो गया तो इंटू 0.9 कर दिया, तो रुपये महंगा हो गया तो डिवाइड बाय 0.9 कर दिया हमने, ऐसा देख के हमने करी, चीज़ें समझी। फिर अगर हम देखें वापस कि डॉलर एक 70 रुपये का है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो इंटू 1.1 कर दिया। डॉलर एक 70 का है, डिक्रीज हो रहा है 10% से, तो इंटू 0.9 कर दिया। डॉलर एक 70 का है, रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है, ठीक है। रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है मतलब कि डॉलर एप्रीशिएट हो रहा है, अब डॉलर एप्रीशिएट हो रहा है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 0.9 कर दिया। डॉलर एक 70 का, रुपी एप्रीशिएट हो रहा है मतलब डॉलर डेप्रीशिएट हो रहा है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 1.1 कर दिया। तो ऐसी चीज़ें हमको करने की रहेगी, ठीक है। डायरेक्ट देकर रखी चीज़ों को तो ठीक है मल्टीप्लाई, अदरवाइज डिवाइड कर दो।
अब जो है बेस करेंसी गिवन डॉलर, मतलब बेस करेंसी गिवन है डॉलर, इंक्रीज और डिक्रीज बेस करेंसी में ही देख रखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, या इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस करेंसी में है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और हम इसका बेस इफेक्ट हम जो है अपनी करेंसी में जो है इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। बिड आस्क रेट की हमने बात कर ली, मर्चेंट रेट की ऐसे बात करें कि जो भैया इंटर बैंक का जो रेट होता है, बैंक और कस्टमर का रेट चेंज होता है, मतलब कि एक दो सेलर आपस में अगर रेट डिसाइड करें तो वो अलग होगा, सेलर और कस्टमर के बीच में रेट अलग डिसाइड होगा। इंटर बैंक रेट है, मर्चेंट रेट है, फ़र्क रहेगा ना, इंटर बैंक रेट है और बैंक टू कस्टमर के रेट में अलग होगा। तो इसलिए ये जो रेट है इसका अगर बेचते तो और महंगे बेचते और ख़रीदते हैं तो सस्ते में ख़रीदते हैं, ठीक है। तो ये जो रेट है इस रेट से ज़्यादा ही होगा इधर सर का सेल रेट, ठीक है। तो बेचना है तो और महंगा में बेचना है, ख़रीदना है तो और सस्ते में ख़रीदना है, ये रहेगा। कस्टमर से अगर हम कुछ ले रहे हैं तो और सस्ते में लेंगे हम, तो कस्टमर को दे रहे हैं तो और महंगे में देंगे, ठीक है। क्रॉस रेट की अगर हम बात करें तो विदाउट बिड आस्क विद बिड आस्क दे के रखा है, ध्यान रखना इसको इम्प्लाइड रेट कोड और सिंथेटिक कोड भी हम बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें विदाउट बिड आस्क विद बिड आस्क, रुपी बाय डॉलर है और डॉलर बाय पाउंड है, तो रुपी बाय पाउंड निकालना है तो वही इसको इक्वेशन जैसा करो 1/2, रुपी बाय पाउंड है, डॉलर बाय पाउंड है, ठीक है। और हमको क्या करना है, रुपी बाय डॉलर करना है, सिंपल से 1/2 करना, इक्वेशन का नाम दे दिया करो और हमको जो है ये बिठाने का है, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कर लेंगे। येन बाय रुपी है, रुपी बाय डॉलर है, और हमको येन बाय डॉलर निकालना है क्या, नहीं हमको येन बाय डॉलर नहीं निकालना है। अगर येन बाय डॉलर निकालना होता तो हम 1/2 कर देते हैं, पर हमको डॉलर बाय येन निकालना है तो 1/1/2। रुपी बाय जो है पाउंड बाय डॉलर है और डॉलर बाय रुपी है, तो देखो अगर पाउंड बाय रुपी निकालना होता तो हम 1/2 करते हैं, पर हमको रुपी बाय पाउंड निकालना है तो 1/1/2 करो, 1/1/2, ठीक है। अब ये है विद बिड और आस्क जो भी है, पर इसके पहले जो है हम ये देख लेते हैं आईएसओ कोड के रिस्पेक्ट में, ये तो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे। आईएसओ कोड के रिस्पेक्ट में हम ये देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर जो है हमारा जीबीपी और इसमें है जीबीपी यूएसडी और यूएसडी आईएनआर, तो सिंपल सी बात है कि इसमें पाउंड दे के रखा है, पाउंड का रेट देख रखा है और इधर जो है डॉलर का रेट देख रखा है। तो सिंपल सी बात है, इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो यार, सिंपल सी बात है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो डॉलर पर पाउंड और जो है रुपी पर डॉलर, ये से कर लो। फिर इक्वेशन बना लिया अपन ने ना, एक इक्वेशन बना लिया, हमको निकालना क्या है, रुपी पर पाउंड, तो 1/2 करना है ऐसा। ये तीन चीज़ें दे के रखी है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, रुपी पर पाउंड, तो रुपी पर पाउंड, तो 1/2 करोगे तो रुपी पर यूरो आ जाएगा, और फिर इंटू 3 करोगे तो रुपी पर यूरो, यूरो यूरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये डॉलर डॉलर कैंसिल, यूरो यूरो कैंसिल, तो रुपी पर यूरो आ जाएगा, रुपी बाय पाउंड आ जाएगा। यही एक और आएगा कि जो है पाउंड बाय डॉलर, रुपी बाय डॉलर और रुपी बाय यूरो। हमको क्या करना है, यूरो बाय पाउंड, यूरो बाय पाउंड है। अब कैसे निकालेंगे, यूरो बाय पाउंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इधर हमको जो है यूरो बाय पाउंड चाहिए, तो हम सबसे पहले डॉलर को कट करो, ठीक है। अब यूरो बाय पाउंड चाहिए, ये पाउंड ऊपर देख रखा है, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे ले जाओगे तो डॉलर ऊपर आ जाएगा, डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा, तो रुपी बाय पाउंड आ सकता है 2/1 करके, 2/1 करके रुपी बाय पाउंड आ सकता है। और हमको जो है यूरो को ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो 2/1 तो आएगा रुपी बाय पाउंड, तो ऐसे केस में 2/1 करेगा तो रुपी बाय पाउंड आएगा, ठीक है। और हमको रुपी बाय यूरो देकर रखा है, तो अब ऐसे केस में 3 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2/1 करा तो रुपी बाय पाउंड आया। अब इसको इन्वर्ट करना है, इसको इन्वर्ट करना है, तो रुपी पर पाउंड आए ताकि यूरो ऊपर हो जाए और रुपी नीचे हो जाए, तो इसको भी डिवाइड में फेंकना पड़ेगा, तो 2/1 × 3, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है रुपी कैंसिल हो जाएगा और यूरो बाय पाउंड आ जाएगा, तो 2/1 × 3 ऐसे ले जाना है, ठीक है। अब क्रॉस रेट है, क्रॉस रेट में बिड और आस्क, बस ध्यान रखना कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 कर रहे हो तो बिड इंटू बिड होता है, बिड और आस्क इंटू आस्क होता है। अब इधर जैसे कि इधर तुमने 1/2 डिसाइड किया, तो इधर बिड वैल्यू निकालोगे, तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालो बिड कि 1/2 है ना, तो बिड डिवाइड बाय आस्क, तो ये बिड डिवाइड बाय आस्क कर देना और आस्क डिवाइड बाय बिड कर देना, ठीक है। तो आस्क डिवाइड बाय बिड करोगे तो और बढ़ जाएगा, और बिड डिवाइड बाय आस्क करोगे तो छोटा हो जाएगा, तो बिड छोटा होता है और आस्क बड़ा होता है, सिंपल सी बात। बिड इंटू बिड, बिड
बिड डिवाइड बाय आस्क भी होता है बिड, बिड डिवाइड बाय आस्क भी होता है बिड, और आस्क डिवाइड बाय बिड होता है आस्क। ठीक है, याद रखना कि जैसे 1/2 हो रहा है तो इक्वेशन से 1/2 है, तो भाई 145 डिवाइड बाय 185 करना ये बिड रेट के लिए, और आस्क रेट के लिए 133 डिवाइड बाय 182 करना, ये आस्क रेट हो गई। तो इस तरीके से हमको जो है कैलकुलेशन करनी है। और फिर आर्बिट्रेज वाली सिचुएशन आती है। आर्बिट्रेज वाली सिचुएशन ये बोलती है कि जैसे डॉलर इंडिया में है और ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में 70 रुपये है, ऑस्ट्रेलिया में 72 रुपये है, तो आप इंडिया से परचेस करोगे डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में बेच दोगे, 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, ये हो गया इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में। अब इंडिया से परचेस कर रहे हो तो आप परचेस कर रहे हो एज अ कस्टमर, अगर आप परचेस कर रहे हो तो 60.75 पे परचेस करोगे, बेचोगे तो 60.9 पे बेचोगे, ये 0.15 का प्रॉफिट है। ठीक है, हमको आर्बिट्रेज हमेशा कस्टमर के एंगल से देखना है, आर्बिट्रेज हमेशा कस्टमर के एंगल से देखने का हमको। ठीक है, फिर जो है हमने बाकायदा इस पे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको जो क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि इधर देख रखा है कि यूएसए में रुपी बाय डॉलर 60 है और डॉलर बाय पाउंड। ठीक है, ये 1.50 है। प्राइस ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ पाउंड निकालने का हमको। इफ़ प्राइस इज 80 कैलकुलेट आर्बिट्रेज, अगर प्राइस 80 होता तो आर्बिट्रेज क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम तो पाउंड की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 × 2 करोगे तो 90 आ जाएगा। अगर 80 हुआ तब आप क्या करोगे? इफ पाउंड अगर 80 हुआ तो आप क्या करोगे? बाय करोगे 80 में और सेल करोगे 90 में, क्योंकि यूएसए में तो 90 दिख रहा है प्राइस। तो क्या इट कैन बी आस्क एज व्हाट वुड बी पाउंड रेट इन इंडिया। इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पाउंड रेट इंडिया में क्या होना चाहिए ताकि जो है आर्बिट्रेज नहीं हो। तो हम बोलेंगे कि जो यूएसए में पाउंड रेट है वो रेट इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, और व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड पाउंड रेट इन इंडिया, पाउंड रेट इंडिया में क्या होना चाहिए, ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि भैया पाउंड रेट जो है वो इतना होना चाहिए जितना यूएसए में, तब जाके आर्बिट्रेज अपना नहीं होगा। ठीक है, वो 90 रेट यूएसए का है, वो 90 का रेट यूएसए का, बट इट शुड बी इन इंडिया टू। बट इफ चेंज, अगर ये चेंज हुआ तो आर्बिट्रेज हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भैया रुपी बाय डॉलर है 60.5 है, डॉलर बाय पाउंड दे के रखा है, और हमको जो है पाउंड बाय रुपी दे के रखा है। अब हमको जो है यू हैव 1 लाख और मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को अब आर्बिट्रेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो है मैं जो है आर्बिट्रेज हमको देखना है कि कौन सा रूट बेहतर है। पहला रूट ये है कि रुपये से डॉलर में जाओ, डॉलर से पाउंड में जाओ, पाउंड से रुपये में जाओ। तो वापस आर्बिट्रेज मतलब क्या होता है कि शॉर्ट रिटर्न होता है, कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, लौट के बुद्ध घर को भी आ रहा है और प्रॉफिट भी साथ में ला रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, तो हमको 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए का तरीका क्या है, स्टार्ट और एंड का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास अब समझो रेट किसका दे के रखा है, रेट दे के रखा है डॉलर का। करेंसी किसकी दे के रखी है, करेंसी दे के रखी रुपये की, क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए है। करो डिवाइड, फिर हमारे पास आए डॉलर। अब रेट, अब डॉलर से मैं पाउंड में जाऊँगा, रेट किसका दे के रखा है, पाउंड का दे के रखा है। और हमारे पास है क्या करेंसी, डॉलर। चलो डिवाइड करो, डिवाइड बाय 1.5045। चलो ये हमारे पास है पाउंड। रेट किसका दे के रखा है, पाउंड का, रुपये का रेट दे के रखा है। मेरे पास क्या है, पाउंड है, तो डिवाइड बाय, अब डिवाइड करो 0.0125। और इस तरीके से अपना 87890 आएगा अगर आप डॉलर रूट से जा रहे हो तो। ऐसे यूरो रूट से जाना, और हमको समझ में आ जाएगा कि 1 लाख रुपये से डॉलर कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो ये वाला रूट बेहतर है क्योंकि ज़्यादा डॉलर कन्वर्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन में यही 3 रेट दे के रखे और हमारे पास 1 लाख रुपये है। कैलकुलेट करना है आर्बिट्रेज गेन। तो रुपये है तो रुपये का जो है तो ट्रायंगल, आर्बिट्रेज का ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो हम जो है अब चेक करो कि भैया रुपये के 2 रास्ते हैं, डॉलर से जाएगा, रुपये से डॉलर, डॉलर से यूरो, यूरो से रुपये। ठीक है, तो लौट के वो तो घर को आएगा और प्रॉफिट भी ला रहा है। मेरे पास क्या है, रुपये है। ठीक है, तो हमारे पास रेट किसका दे के रखा है, रेट डॉलर का दे के रखा है, और मेरे पास है रुपये। ठीक है, एक्शन की बात नहीं कर रहा, बी टास्क। ओके, ये बी टास्क भी आ गया ना, बी टास्क भी आ गया। अब ध्यान रखना, रेट किसका दे के रखा है। ठीक है, रेट किसका दे के रखा है, डॉलर का दे के रखा है। मेरे पास है कितने, रुपये है। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड करूँगा, तो ये डिवाइड कर दिया, ये तो पक्का है। ठीक है, रेट किसका दे के रखा है, डॉलर का दे के रखा है। और डॉलर अगर 1 लाख जो है बेचेंगे तो सामने वाला खरीदेगा। तो कस्टमर जो है डॉलर के रिस्पेक्ट में क्या ले रहा है, वो ले रहा है। कस्टमर लेगा तो आस्क पे लेगा ना, कस्टमर लेगा तो आस्क पे लेगा ना, तो महंगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमने अमाउंट पता कर लिया। तो हमने डिवाइड किया 1 लाख को डिवाइड बाय 60.75, ये हमारे पास डॉलर आ गए। रेट किसका दे के रखा है, डॉलर का दे के रखा है। रेट किसका रखा है, पाउंड का दे के रखा है, और दे के क्या रखा है, डॉलर। तो हम करेंगे डिवाइड। चलो वापस डिवाइड करके रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है डॉलर,
ये है पाउंड, ठीक है, हम पाउंड दे रहे, हम डॉलर दे रहे हैं, पाउंड ले रहे हैं, तो पाउंड ले रहे हैं महंगा लेंगे, डिवाइड बाय 1.5125, ठीक है, डिवाइड बाय आस्क कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास पाउंड है, रेट किसका दे के रखा है, वापस रुपये का दे के रखा है, हमारे पास पाउंड है, डिवाइड कर देंगे। अब जो है रुपये के रिस्पेक्ट में हम रुपये ले रहे हैं तो वही डिवाइड बाय आस्क करेंगे, तो इस तरीके से हमारा 80612 आ जाएगा। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि पहले देखो कि भैया मल्टीप्लाई डिवाइड रेट करेंसी, उसके रिस्पेक्ट में क्या बात चल रही है, एक्शन जो करेंसी दे के रखी है, ठीक है। एक तो हमने देखा है एक रेट जो दे के रखा है, एक हमने करेंसी दे के रखी है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड डिसाइड कर लेते हैं, सेम होता तो मल्टीप्लाई अदरवाइज डिवाइड। फिर रेट दे के रखा है और उस रेट पे एक्शन क्या चल रहा है वो पता करो, और फिर बीड और आस्क देखो, क्योंकि देखो अगर कस्टमर हो गया तो परचेस करेगा महंगे में, वो बेचेगा सस्ते में, ठीक है। तो परचेस करेगा महंगे में मतलब कि परचेस करेगा बड़े अमाउंट में, मतलब कि आस्क पे परचेस करेगा। बैंक होता है तो वो अलग होता है, पर आर्बिट्रेज हमेशा कस्टमर के एंगल से देखा जाता है, ये भी याद रखना है। यही चीज़ें जो है इसमें ध्यान रखने की हमको, और इस तरीके से हमारा फॉरेक्स में छोटी मोटी चीज़ें हमारी और होती है। अब जो है हम बॉन्ड वैल्यूएशन के छोटे मोटे कंसेप्ट हम वो भी एक बार देखते हैं, ठीक है। फॉरेक्स से आते हैं वापस, हम बॉन्ड वैल्यूएशन के छोटे मोटे कंसेप्ट भी देखते हैं। चलो, बॉन्ड वैल्यूएशन की छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि बॉन्ड वैल्यूएशन बेसिक्स में अगर हम देखें तो भाई फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू होती है, कूपन रेट जो होता है, इंटरेस्ट एज प्रॉमिस्ड वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, कूपन पेमेंट होता है वो भी सिंपल सा, कूपन रेट आपने फेस वैल्यू पे लगाया तो अमाउंट आया वो कूपन पेमेंट है। इशू प्राइस जो आप पब्लिक को पहली बार इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे कर सकते हो, डिस्काउंट पे कर सकते हो। मार्केट है जो डिमांड सप्लाई फोर्सेस से चेंज होता है, ये तो हमने, चलो ठीक है, ये तो हमको पता है। मैच्योरिटी डेट आपकी जो होती है वो रिडेम्पशन डेट होती है, जो मैच्योरिटी डेट होती है वो रिडेम्पशन डेट होती है। तो मैच्योरिटी डेट हमारी रिडेम्पशन डेट होती है, रिडेम्पशन पे प्राइस, जो प्राइस पेबल बाय इशूअर, भाई सामने वाले ने, अपन ने जो है इशूअर ने इशू करे, अब रिडेम्पशन प्राइस पे हमको जो पैसे आए थे हमको इशू करते टाइम, तो हम उसको रिडेम्पशन भी तो करेंगे, प्रीमियम में डिस्काउंट पे कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट एक्सपेक्टेड यील्ड। अब देखो अगर शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर जो ऐसे निकलती है वो P0 हो जाए, D1/K-G, मतलब कि अपन जो शेयर का प्राइस निकाल रहे हैं वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। पर इधर अपन जो है बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। देखो अगर आप इधर देख रहे हो तो इधर भी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है, इससे जो है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिस्काउंट किया है फ्यूचर कैश फ्लो से, फ्यूचर कैश फ्लोज को जो उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू करा है और इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करी है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट पे लेकर आना एट एक्सपेक्टेड यील्ड, देखो आ गया ना, फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट पे लेकर आना एक्सपेक्टेड यील्ड पे। अब ठीक है, एक्सपेक्टेड यील्ड है तो भैया देखो बॉन्ड वाले केस में अगर आप देखें तो शेयर वाले केस में तो उन्होंने CAPM लेके रखा है, शेयर वाले केस में अगर आप देखें तो RF माइनस RM इंटू बीटा एक्सपेक्टेड रिटर्न उन्होंने ऐसा कैलकुलेट करके रखा है, पर बॉन्ड में सिचुएशन अलग होगी। या क्या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, अगर आप देखो तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, क्या बोल रहे हैं कि भैया ABC लिमिटेड ने इशू करे 5 ईयर बॉन्ड 1000 पे, ठीक है। तो समझो क्या बोलना चाह रहे हैं, जो क्या देख रखा है कि ABC लिमिटेड ने इशू करे है 9% 5 साल के बॉन्ड है, 1000 है, और जिसकी मैच्योरिटी 3 साल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है 12, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है, देखो याद रखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, फॉर 1 ईयर 10 ईयर। अब ठीक है, फॉर 1 ईयर 10 ईयर है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 10 ईयर इज गोइंग टू बी फॉल बाय 0.75 बेसिस पॉइंट, मतलब कि 1 साल बाद जो है वो 75 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगा, मतलब कि 0.25 हो जाएगा, 11.25 फर्दर बाय 15 पॉइंट, फर्दर जो है और 50 पैसे से कम हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, 11.25 का 50 10.75 हो जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड की बीटा वैल्यू है, देख रखा है बॉन्ड की बीटा वैल्यू 1.02 है एंड इज मोर पॉपुलर इन द मार्केट ड्यू टू लेस क्रेडिट रिस्क, और ये मार्केट में बहुत पॉपुलर है ड्यू टू लेस क्रेडिट रिस्क, बीटा वैल्यू 1.02 है। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है, सबसे पहले ऑब्वियसली इंटरेस्ट है और मैच्योरिटी भी है, इंटरेस्ट है और मैच्योरिटी है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है तो बाकायदा आप जो है डिस्काउंटिंग करोगे तो इंटरेस्ट की डिस्काउंटिंग तो कर लिया आपने, मैच्योरिटी की भी तो करो। मैच्योरिटी क्या है, 1000 के बॉन्ड थे और मैच्योरिटी है तो मैंने कर लिया, मैच्योरिटी की डिस्काउंटिंग अपन ने कर ली। अब देखो जब डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो जो 3rd ईयर का रेट है उससे ही मत कर देना कि यार 10.75% है तो मैच्योरिटी को अपन ने सिर्फ 10.75% से किया, अरे भैया हम 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो 724.6 इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड आया। अब एक्सपेक्टेड प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड को अगर अपन ने बीटा वैल्यू से माइनस इंटू करा तो एक्सपेक्टेड प्राइस आएगा। चलो हमने ये भी ले लिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू को बीटा से मल्टीप्लाई करो तो ये जो है हमारा
कैलकुलेट हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्राइस। ओके चलो अगर हम देखें 1 सेकेंड छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है जिसपे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, चलो देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन। क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड, तो क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन दी क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड जो जेड डिसाइड कर रहा है टू अप्लाई द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट फॉर वैल्यूइंग द बॉन्ड। क्रेडिट रेटिंग अगर AAA है तो डिस्काउंट रेट जो है 364 दिन का टी-बिल जो रेट है जो 9% है, जो सबसे नीचे दे के रखा है 9%, उस प्लस 3% स्प्रेड है जो एक तरीके से 12% हो जाएगा। डबल ए है तो AAA मतलब कि जो AAA का जो रेट है मतलब 12 + 2 हो जाएगा 14%, और ए है जो है AAA + 3 मतलब कि 12 + 3 हो जाएगा 15%। चलो ये इन्वेस्टमेंट किधर कर रहा है, AA रेटेड में 1 लाख की फेस वैल्यू बॉन्ड है, करंटली सेलिंग कर रहे हैं एट 1025.86 पे। बहुत ही अच्छी बात है, सेल कर रहे हो, ज़्यादा पे सेल कर रहे हो, बढ़िया। 5 साल की मैच्योरिटी है, ठीक है, और कूपन रेट दे के रखा है, कूपन रेट ऑन बॉन्ड इज 15%, कूपन रेट ऑन बॉन्ड इन 15%, पेबल एनुअली। द नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू 1 ईयर फ्रॉम टुडे, ठीक है, अगले साल इंटरेस्ट आने वाला है। एंड बॉन्ड इज रिडीमेबल एट पार, और रिडेम्पशन भी पार पे होगा। समझो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर कैश फ्लोज की बात करें तो हमें इंटरेस्ट और मैच्योरिटी दोनों अमाउंट आता है। 1000 फेस वैल्यू है, सिंपल सी बात है, 1000 फेस वैल्यू है। डिस्काउंटिंग रेट तो हमने देख लिया, पर जो है बॉन्ड 15% का कूपन रेट है, तो 150 जो 4 साल मिल रहा है, 5वें साल भी 150 मिल रहा है, और रिडेम्पशन पार पे हो रहा है, तो 1000 जो है रिडेम्पशन मिल रहा है। अब पॉइंट ये है कि हमको डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग किससे करें, ठीक है। अब AA रेटेड बॉन्ड से, तो अपन ने बात करी थी AA रेटेड बॉन्ड से डिस्काउंटिंग 14% से करोगे, ये करो डिस्काउंटिंग 14% से, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो तुम्हारा आ जाएगा। और यही उन्होंने करा है कि कैश फ्लोज दिखाया है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 14% आया है, और आखिरी साल तो इंटरेस्ट भी आ रहा है और रिडेम्पशन भी पार पे हो रहा है, और इस तरीके से हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाल लिया है। ओके, तो 1033.80 आया। अब हमको और क्या निकालना है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, ठीक है। शुड ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड, ऑल्सो कैलकुलेट करंट यील्ड एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। हमको करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी दोनों की दोनों निकालनी है। तो करंट यील्ड क्या होता है, हमने दो नोट्स में देखा नहीं, पर देखो अब अपन देख लेते हैं। करंट यील्ड होता है यील्ड व्हेन ऑन इंटरेस्ट ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस पे जो है इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम करंट यील्ड। तो देखो इंटरेस्ट ऑन मार्केट प्राइस, तो इधर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अपन, तो पूरा अपन ने, ओके चलो अभी तो अपन ने वैल्यू निकाली, ठीक है, ये अपन इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इंटरेस्ट क्या बोले, इंटरेस्ट का कूपन रेट बोले 15%, तो 15% तो 150 है क्या, 150 बोले इंटरेस्ट, देख लेते हैं। अच्छा हाँ 150 इंटरेस्ट है और डिवाइड बाय मार्केट प्राइस किया, ठीक है, तो करंट यील्ड हमारा आ गया, ठीक है। चलो ये मार्केट प्राइस हमने निकाला, ये 14.62 आ गया। अब YTM निकालने का है, YTM भी पूछ रहे निकालने का। YTM कैसे निकाले, ठीक है, तो 1 सेकेंड, अगर हम देखें तो इसमें YTM पूछा है ना, राइट। तो YTM का मतलब क्या है, YTM का मतलब होता है IRR ऑफ द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब कि आउटफ्लो इनफ्लो के इक्वल होना चाहिए। YTM का सिंबल सा यही मतलब होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें आउटफ्लो, तो हमारा आउटफ्लो क्या है, अगर हम देखें हमारा आउटफ्लो, तो हमारा आउटफ्लो क्या है, 1000 की तो फेस वैल्यू थी, करंट सेल करा है 102.5.86, तो YTM जो है करंट मार्केट प्राइस से इक्वल होना चाहिए, मतलब कि पूरा का पूरा जो आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो वो आपका जो है करंट मार्केट प्राइस 1025.86 से होना चाहिए। और ये IRR ऑफ द बॉन्ड हमको ध्यान रखना पड़ेगा। IRR ऑफ द बॉन्ड जो होता है वो YTM होता है, इंटरपोलेशन फॉर्मूले से इन्होंने IRR निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने जो है IRR निकाला, और चलो ठीक है, ये अपने निकाले यील्ड टू मैच्योरिटी। अब यील्ड टू मैच्योरिटी के और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक तो होता है यील्ड टू मैच्योरिटी जो हमने इधर IRR का करा, पर यील्ड टू मैच्योरिटी का एक फॉर्मूला भी होता है जिस फॉर्मूले से भी हम जो है निकाल सकते हैं। तो हम समझते हैं कि भैया वो क्या है, तो समझते हैं। अब यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है कि फ्यूचर कैश फ्लो में रिडेम्पशन अमाउंट भी आता है, उसको अपने को करने का है, ठीक है, उसको अपने को लाने का है मार्केट प्राइस पे। ये होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, और नाम में ही यील्ड है यार, ठीक है। चलो
एक है इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड 95, ईयर्स टू मैच्योरिटी 6, कूपन रेट 13%। ये सब चीज़ें हमको डिटेल देख रखी है। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी, मैं तो ऐसा बोलता हूँ ज़्यादा बेटर है, आरवी माइनस एनपी, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट, ये करो डिवाइड बाय 2। ये आरवी माइनस एनपी, आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय जो भी है, सॉरी डिवाइड बाय ड्यूरेशन, आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय ड्यूरेशन, और आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। तो ये आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय ड्यूरेशन है, इसको इधर लिखा हुआ नहीं है, इसको लिख लेते हैं। चलो ठीक है, तो अब इसका जो है हम कैलकुलेट करते हैं। देखो मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड है 95। अब मार्केट प्राइस क्या है, आरवी माइनस एनपी, इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन, और आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। अब रिडेम्पशन वैल्यू समझते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्या क्या वैल्यू है। मार्केट प्राइस 95 है, ईयर्स टू मैच्योरिटी ये एन दे के रखा है, हमने एन निकाल लिया। कूपन रेट दे के रखा है 13%, इसको तो हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, 13% इशू प्राइस पे, ठीक है। तो कूपन रेट हो गया, मतलब अपना इंटरेस्ट हो गया, वो कूपन रेट हो गया, वो इशू प्राइस पे कैलकुलेट हो गया, फेस वैल्यू पे क्या कैलकुलेट हो गया, ये हो गया अपना 13, ठीक है। आरवी माइनस एनपी, रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, इधर देखो आरवी माइनस एनपी जो है, इसमें अगर कुछ बता के नहीं रखे तो इधर अपन ऐसा कर लेते हैं कि रिडेम्पशन वैल्यू की जगह इसको बेटर, इसका रिप्लेसमेंट है फेस वैल्यू या इशू प्राइस, और एनपी अपने होते हैं नेट प्रॉफिट, इसकी जगह इन्होंने लिया है मार्केट प्राइस, मतलब कि फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस, ठीक है। तो फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एन, और फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 2, ऐसा है। तो देख रखा है हमको इंटरेस्ट देख रखा है, इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट देख रखा है, वो इंटरेस्ट हमारा 13 है। रिडेम्पशन वैल्यू की बात करें, मतलब फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू हमको जो देख रखा है 100 देख रखा है, वो इशू प्राइस बोल के रखा है, माइनस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस की बात करें जो 95 है, डिवाइड बाय 6 है, और 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2 है, और इस तरीके से जो है 14.18 हमारा YTM आ गया, ठीक है। चलो, देयर इज 9% 5 ईयर बॉन्ड इशू इन द मार्केट, इशू प्राइस 90 है और रिडेम्पशन प्राइस 105 है। अब देखो इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस देख रखा है इधर। अब जो है फॉर एन इन्वेस्टर विद मार्जिनल इनकम टैक्स रेट 30% है, कैपिटल गेन टैक्स रेट है 10% एंड पोस्ट टैक्स यील्ड टू मैच्योरिटी निकालना है। तो क्या बोल के रखा है, अगर हम देखें तो भाई 9% ये है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट तो देना ही पड़ेगा ना। तो 963 6.3 हो गया YTM 6.3, ठीक है। ये इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है, लिख लेते हैं इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है, ये देखो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है, राइट, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है। अब बात करें तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। रिडेम्पशन प्राइस RV 105, ठीक है, और इशू प्राइस NP अगर हम वैसे देखें तो रिडेम्पशन प्राइस देखो हमारा 105 है, साथ ही साथ इसमें जो गेन है 15 का है, 15 का 10% कैपिटल गेन टैक्स, तो 15 का 1.5 माइनस करें, और रिडेम्पशन है 105 माइनस 1.5, ये 103.5, ये रिडेम्पशन RV, ठीक है, ये रिडेम्पशन प्राइस है, ठीक है 103.5 माइनस NP। अगर हम NP की बात करें तो NP क्या है, नेट प्रोसीड्स की बात करें तो नेट प्रोसीड क्या है, नेट प्रोसीड की बात करें तो नेट प्रोसीड क्या है, तो RV तो हमने निकाल लिया, नेट प्रोसीड अपन बोल सकते हैं कि इशू करके जो हमको पैसा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि RV माइनस NP करके भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे हम जो है RV माइनस NP से निकाल रहे हैं, जहाँ पे रिडेम्पशन प्राइस है, रिडेम्पशन प्राइस में हमने कैपिटल का गेन का एडजस्टमेंट दिया है, नेट प्रोसीड जो इशू करके आया है, ठीक है, ये करते हैं डिवाइड बाय ड्यूरेशन जो है हमारा 5, और जो है ड्यूरेशन है हमारा 5 ईयर, और RV प्लस NP डिवाइड बाय 2, ये YTM आ गया 9.30। इसको जो है ये क्वेश्चन नंबर 41। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी है, ये वाला फॉर्मूला भी है, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है ये पर्टिकुलर सिचुएशन को ख़त्म किया। अब जीरो कूपन की बॉन्ड की बात करें तो जीरो कूपन बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर फिर भी जो है इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस में डिफरेंस होता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में भी ऐसा ही है, ठीक है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इशू डिस्काउंट पे होते हैं, रिडेम्पशन पार पे होते हैं। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो जो है जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड, टी बिल, इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन करते हैं।
चलो अगर हम देखें 31 मार्च 13 को द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अवेलेबल है, ठीक है। ये बॉन्ड की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है कि भैया सिक्योरिटी का नाम है, फेस वैल्यू है, मैच्योरिटी डेट है, फेस वैल्यू देके रखा है, मैच्योरिटी डेट देके रखी 31 मार्च 13 और मैच्योरिटी डेट देके रखी 31 मार्च 23। तो ये तो हमने बोल दिया 12 महीने इसको बोल दो, क्योंकि ओके 12 महीने नहीं 20 साल, सॉरी 10 साल, 10 ईयर्स, ठीक है। मैच्योरिटी ये है 2023, ये है 2013 20 जून। इसका जो डेज देखे तो इसके डेज कितने हैं, अगर हम देखें तो 81 डेज है। और 81 डेज कैसे कैलकुलेट किए इनने, 31 मार्च से 20 जून। तो अप्रैल मई और जून, देखो एक डेट कोई सी लेना है, या फिर तो 20 जून ले लो या तो 31 मार्च ले लो ना, ठीक है ना। एक डेट हटा देना, तो 81 डेज आ रहे हैं, ठीक है। तो एक है अपने 10 साल का, एक है हमारा 81 डेज का। फिर 10.7% GOI है, 31 मार्च 23 तक जा रहा है। ये भी जो है 10 साल की जो है लाइफ है इसकी, अलग नहीं मान रही है। ये है, ये 5 साल का है GOI बॉन्ड, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट ये करना है कि इफ़ 10% इफ़ 10 ईयर्स यील्ड इज 7.5% पर एनम। अच्छा, एनुअलाइज यील्ड देके रखा है और 10 ईयर्स यील्ड इज 7.5% पर एनम, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड तो ऐसे ही है। अब व्हाट द प्राइस जीरो कूपन बॉन्ड विल फेच ऑन 31 मार्च 13, 31 मार्च 13 को क्या प्राइस वो फेच करेगा। तो सबसे पहले भैया 10 साल का यील्ड है वो, अगर हम देखें 10 साल का यील्ड, तो जीरो कूपन बॉन्ड हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, 10 साल का यील्ड है 0.75, ठीक है। और 10 साल यील्ड है और 7.5% पर एनम देके रखा है। 10 साल की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, रिडेम्पशन तो इसका फेस वैल्यू पे ही होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें रिडेम्पशन तो फेस वैल्यू पे ही होता है, तो क्या है 1000, ठीक है। 1/1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते हुए आपको जो है डिस्काउंटिंग करनी है, इंटू 1000 कर देना, 10,000 कर देना, तो आपकी जो है पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगला, एनुअलाइज यील्ड निकालना है। अगर टी बिल ट्रेड हो रहा है 98,500 पे, अगर टी बिल जो है जिसकी फेस वैल्यू है 1 लाख, तो वो भी 1 लाख पे ही जो है वो रिडीम होगा, यही है। इशू प्राइस क्या है अभी 98,500 है। तो अभी हम देखें तो फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइड बाई इशू प्राइस, क्योंकि ये भी ऐसे ही रहता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यही रहते हैं। अपन ने बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड निकाला था कि फेस वैल्यू में से इशू प्राइस करो, डिवाइड माइनस करो, डिवाइड बाई इशू प्राइस करो। और ये जो होगा इनका होल्डिंग पीरियड रहेगा, डिवाइड बाई 81 करके इंटू 365 कर लेना। तो 1 लाख माइनस 98,500 डिवाइड बाई 98,500 इन डिवाइड बाई 81 इंटू 365, ऐसे करते हुए जो है पर ईयर का तुम्हारा यील्ड आ जाएगा, ठीक है। ये एनुअलाइज यील्ड आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। 10% GOI 2023 बट हैविंग यील्ड टू मैच्योरिटी 8%, व्हाट प्राइस वुड इट फेच ऑन 1 अप्रैल 2013। YTM 8% है। अब ये क्या प्राइस फेच करेगा वो 1 अप्रैल 2013, तब समझो 1 अप्रैल 2013 को क्या प्राइस फेच करेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसका 31 मार्च 2023 है और कूपन डेट है 31 मार्च, मतलब हर साल उसको कूपन मिलता है, ठीक है। 10 साल तक उसको कूपन मिलेगा। कितना मिलेगा 10.71 कूपन मिलेगा, 10 साल तक मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग कर लो। अब डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, ये तो कूपन रेट है, डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, डिस्काउंटिंग ये 8% देकर रखा YTM, ये IRR है, ठीक है। 1/1.08 1 2 3 ऐसा करते हुए डिस्काउंटिंग करो, ठीक है। द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लेना 10 साल का, 1/1.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आया 6.71। और इस तरीके से हमने जो है इंटू 10.71 करा तो ये 71.86 आया। ये तो यील्ड दे के रखा है ना, और यील्ड आफ्टर टैक्स तो रहता ही है, ठीक है। और रिडेम्पशन तो पार पे ही हो रहा है, रिडेम्पशन पार पे हो रहा है, ठीक है। तो फेस वैल्यू पे रिडीम होता है तो उसकी भी डिस्काउंटिंग कर लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब ये बोल रहे हैं कि GOI 2018, ठीक है, और ये 31 मार्च और 30 सितंबर आ रहा है। अब देखो समझो क्या बोल रहे हैं, 2018 के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं। बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी इधर भी 8% है, इधर भी 8% है, पर जब तुमको इंटरेस्ट, ठीक है, साल में 2 बार मिल रहा है, व्हाट प्राइस वुड इट फेच ऑन अप्रैल 1 2013 अगर कूपन पेमेंट ऑन आफ्टर कूपन पेमेंट ऑन 31 मार्च। अच्छा, आफ्टर कूपन पेमेंट ऑन 31 मार्च, ठीक है, कूपन पेमेंट के बाद, 31 मार्च के कूपन पेमेंट के बाद, ठीक है। तो अगले जो कूपन है अगर हम देखें तो अगर इसको 31 मार्च, मतलब हम साल के 2 मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ओके, अब कूपन रेट है 10%, ठीक है, 10% है, फेस वैल्यू 10 रुपये, वो तो साल भर का है, तो 5 रुपये ना
कूपन डेट भी तो देखना है हमको। अगर वो कूपन रेट तो 10% पर एनम होता है ना, इसमें बोलने की ज़रूरत है, 10% पर एनम होता है। तो 5, इसका अपन ने 5 निकाला, ठीक है, 6 महीने कूपन रहता है। अब डिस्काउंटिंग भी करनी रहेगी तो ऐसे ही करनी रहेगी, तो डिस्काउंटिंग भी करनी रहेगी तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो यील्ड जो है 8% का, उसको भी 4% करना पड़ेगा, और इधर यील्ड कितना दे के रखा है 8%, उसको भी 4% करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि कितना, तो देखो इधर जो है मैच्योरिटी 5 साल है, इधर आप देखो तो मैच्योरिटी 5 साल है इधर 2013, तो सितंबर 13, ठीक है, मार्च 14, सितंबर 14, मार्च 15, सितंबर 15, मार्च 16, सितंबर 16, मार्च 17, सितंबर 17, मार्च 18, 10 साल तक 5-5 रुपये मिलेंगे, 4% की डिस्काउंटिंग है, कर लो। और 10वें साल पे या तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि हाँ ठीक है 10वें साल पे अपन बात करें, क्योंकि ठीक है 10वें साल पे अगर आपने करा, क्योंकि अपने इंटरेस्ट ही हाफ ले लिया है, तो वो तो अपने नंबर ऑफ ईयर्स तो तय नहीं हो गए एक तरीके से। 10वें साल पे जो है हमको 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है हमने डिस्काउंटिंग कर ली। वो इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ कि भैया क्या है 1/1.04, ठीक है। तब समझ लो कि भैया कूपन रेट आधा हो जाएगा और ये जो है हमारा यील्ड भी आधा हो जाएगा अगर हमको जो है डिस्काउंटिंग करनी तो, और इंटरेस्ट अगर साल में 2 बार मिल रहे हैं तो। सो इस तरीके से जो है हमने ये भी देखा कि जो कूपन रेट है वो इंटू 6/12 हो जाएगा, साल में 2 बार इंटरेस्ट, और डिस्काउंट रेट भी जो है वो पीरियड डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो चलो ठीक है, हमने वो देख लिया। ये जीरो कूपन बॉन्ड ये सब हमने देख लिया है। और बॉन्ड स्ट्रिप्स मतलब कि स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, इंटरेस्ट स्ट्रिप एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रिप, और ये दोनों को सेपरेटली भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात बॉन्ड वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की, जिसमें हम ये सारी बातें करेंगे, स्ट्रेट वैल्यू, पार वैल्यू, कन्वर्टिबल बॉन्ड, डिबेंचर, सबकी बात करेंगे। इधर हम कीप इन माइंड ये याद रखना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि ये रिटर्न मेरे को मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि इसको हम कर देंगे लॉन्ग। मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन का मैं मार्केट में ज़्यादा है तो मैं उसको बेच दूंगा शॉर्ट, ठीक है। तो वही एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यही YTM की बात है। YTM भी क्या है, IRR ही तो है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, मार्केट में कम है, मैं तो लॉन्ग करने वाला हूँ, ठीक है। और यही है अपना वैल्यूएशन में ऐसा है, वैल्यूएशन में भी अगर मार्केट में कम प्राइस है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसकी प्राइस ज़्यादा, ठीक है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, और मार्केट में प्राइस कम है, पर मेरे लिए उसकी वैल्यू है, उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो मैं इसको ले लूँगा। मार्केट में प्राइस कम है, मेरे लिए प्राइस ज़्यादा है, तो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए तो ऐसा बोल सकता हूँ कि भैया कोई सा सामान है जो मेरे को लग रहा था कि यार 500 में मिलेगा और मार्केट में 100 रुपये में मिल रहा है, तो भैया मैं तो पहले ही ले लूँगा ना, क्योंकि मेरे को तो यही लग रहा था 500 में मिलेगा, और मेरे हिसाब से 500 की वर्थ रखता है वो, मैं ले लूँगा, ठीक है। बेसिस पॉइंट है तो मतलब कि 100 बेसिस पॉइंट का 1% है, ऐसे याद रखो। इंट्रिंसिक वैल्यू की हमने बात करी तो परपेचुइटी बॉन्ड में A/I होता है, परपेचुइटी बॉन्ड में इंट्रिंसिक वैल्यू A/I होता है, प्लेन वेनिला में डिस्काउंटिंग कैश फ्लो हमने कर लिया। परपेचुइटी बॉन्ड पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब हम जो है इधर स्टार्ट करते हैं भाई, कन्वर्टिबल बॉन्ड, ठीक है। इधर हमने पार बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड की हम अगर बात करें तो स्ट्रेट वैल्यू, कन्वर्टिबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। कन्वर्टिबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, और हम जो है इस पर क्वेश्चन करते हैं फिर।